नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 लोकसभा चुनाव पर हर पार्टी की नजर है। पीएम मोदी को मात देने के लिए जी तोड़ कोशिश भी की जा रही है। हर कोई पीएम बनने का सपना भी देख रहा है। ममता, केजरीवाल, केसीआर, राहुल गांधी, हर कोई पीएम मोदी को टक्कर देने की बात कर रहा है। पर 2024 चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बड़ी जरूरत है। हर विपक्षी पार्टियों ने कोशिश तो की कि एक साथ सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ जाए, पर यह कोशिश नाकाम रही। विपक्ष की एकता की राह में फिलहाल कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने दलदल में फंसा हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे विपक्षी एकता की मुहिम पर पानी फिर गया। पर सवाल यह है कि वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, तो आज इसी पर बड़ी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2024 चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की कोशिश तो बहुत की गई, पर पीएम मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चल दिया? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ या फिर तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटा हुआ था, वो सारे के पीछे कहीं न कहीं कोई राज छुपा है, जिसके कारण वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। यानी कि सबको दिक्कत अपने अपने स्टेट की पॉलिटिक्स को लेकर है। सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने सबको उन्हीं के स्टेट में घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। जैसे अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार चाह रहे थे कि पीएम के कैंडिडेट के तौर पर वो आगे बढ़े, लेकिन वो ये भी चाह रहे थे कि पीएम का कैंडिडेट वो बने तो किसी ऐसे 2-3 पार्टियों के कैंडिडेट के तौर पर ना हो, उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीएम का उम्मीदवार बनना था। यानी विपक्षी पार्टियों की एकता हो और वो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सब लोग उनको स्वीकार कर लें। इसलिए सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की। उन्हें सोचा कि ये लोग हमारा साथ देंगे और साथ देने के बाद हम कांग्रेस से डील कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार अपने स्टेट में घिर गए। उनकी पार्टी में ऐसी खलबली मची है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनको घेर लिया है। पार्टी के लोग ही उन्हें नेता नहीं मान रहे, तो जनता क्या मानेगी? जनता क्या मानेगी? और ये सबको पता है, नीतीश कुमार की टीम को भी पता है, राजद और जदयू के दूसरे नेता भी ये बार बार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के खिलाड़ी हैं। आखिरकार ऐसा नहीं है कि बिना आग लगे हुए धुआं उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बार बार चेतावनी दी थी कि इस बार अगर आपने कोई गड़बड़ी की तो फिर वापसी की संभावना नहीं रहेगी। नीतीश कुमार ने बात नहीं मानी और इस बार तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने बिहार के नेतृत्व को कह दिया है कि कोई भी वापसी की प्लान नीतीश कुमार के लिए नहीं हो सकती है। और साफ तौर पर सुशील मोदी ने भी कहा, संजय जायसवाल ने भी कहा, और उनके कहने का मतलब यही था कि सेंट्रल लीडर की तरफ से ये बात कही गई है कि अब नीतीश कुमार को एनडीए में वापस नहीं लाया जाएगा। तो इसमें तो जरूरी था कि उसको घेरने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जदयू का जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल सके, और उपेंद्र कुशवाहा अब मैदान में आ चुके हैं। अब नीतीश कुमार आगे की बात सोचेंगे या वर्तमान में पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति केसीआर के साथ भी है। केसीआर उछल कूद मचा रहे थे क्योंकि उनको डर है कि तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। वो एक बार चुनाव जीत गए, वो लहर थी, और वो लहर थी तेलंगाना बनाने के लिए। इन्होंने भूख हड़ताल किया, संघर्ष किया, तो लोगों को लगा कि केसीआर इनके लिए स्टेट की मांग जो कर रहे हैं वो इनके हित में है। उन्होंने सरकार बनाई और फिर 4 साल में ही चुनाव की घोषणा करवा दी, क्योंकि उनको भरोसा था कि 5 साल के बाद हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाए। उसके बाद स्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी ने आधार बनाया और अब तो स्थिति है कि उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरी पार्टियों को बुलाकर इकट्ठा करके ये नरेशन क्रिएट करने की कोशिश किए कि अब तो पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में वही पूरे देश का भार संभालेंगे। अपनी पार्टी का नाम भी बदल दिया
भारत राष्ट्र समिति कर दिया बीआरएस टीआरएस से। लेकिन हुआ क्या, अब वो अपने स्टेट में ऐसे घिरे कि उनके जो पुराने करप्शन के मामले थे वो नए बन के उभर रहे हैं। उन्होंने इस बीच जितनी बैठकें की उस पर भारी पड़ गया उनकी बेटी का शराब घोटाले में नाम आना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ नजदीकियां तो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं कि कब इस शराब घोटाले से मेरे परिवार और मेरे नेताओं का नाम बाहर हो जी। और इसलिए केसीआर अब बाहर निकलने से हिचक रहे हैं। प्रेस वाले के सामने जाते ही उनसे शराब घोटाले की बात होने लगती है। तो केसीआर अब तेलंगाना बचाने की मुहिम में लग गए हैं कि किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके तेलंगाना की कुर्सी बच जाए। और जैसे ही तेलंगाना में उनकी हार होती है 2024 में टीआरएस खत्म हो जाएगी। जहां जहां स्थितियां ऐसी है जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, वो सबके साथ कहीं न कहीं एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई है कि अपने में उलझ के रह गए। राहुल गांधी के साथ क्या समस्या है? राहुल गांधी के साथ दूसरी समस्या हो गई, क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस बात के लिए सोच रहे थे कि वो अपनी सब छवि को सुधार करें। छवि सुधार की कोशिश थी, विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने की तैयारी ये कर रहे थे। लेकिन जहां जहां गए वहां वहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम चलाई। ये मोदी उसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था मोदी के तरफ से ही कि बड़े लीडरशिप के तरफ से कोई बड़ा नेता राहुल के खिलाफ नहीं बोलेगा। राहुल के खिलाफ बोलने के लिए बीच बीच के नेताओं का इस्तेमाल करो। जैसे ही बड़े नेता राहुल के खिलाफ बोलेंगे, राहुल की औकात बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो पीएम मोदी के बराबर खड़े होने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को वो आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। राहुल गांधी बार बार टारगेट करते रहे पीएम मोदी को, लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। बीच बीच में इनडायरेक्टली कांग्रेस की बात करते रहे, नेहरू परिवार की गलतियां गिनाते रहे। पार्लियामेंट में भी यही हुआ, उन्होंने नेहरू परिवार की गलतियां गिनाई। इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ, 356 पर क्या हुआ, जो बार बार सरकार गिराने के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इन लोगों ने 356 का इस्तेमाल किया, वो 90 से ज्यादा बार किया गया है। नेहरू सरनेम पर हमला किया, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर डायरेक्ट नहीं बोले कि राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए, उसका जवाब वो देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी अपने आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार होते जा रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जब उनके पास नेता ही नहीं है तो उधार का नेता लिया जाना चाहिए, और वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि इन पार्टियों के किस नेता को एक्सेप्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे थे, उनको भी झटका लगा गुजरात में, उनको झटका लगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। ये पंजाब में जो ये चुनाव जीते, इस पर उन्होंने डरने की बात कही। अमित शाह ने वो बहुत बड़ी बात कही थी कि आप वहां चुनाव जीत सकते हो जहां भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी नहीं है। भाजपा के सामने खड़ा होकर चुनाव जीतना आपके लिए मुश्किल है, और ये गुजरात में दिख गया, यूपी में दिखा, उत्तराखंड में दिखा, गोवा में दिखा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय नेता बनने की अपनी छवि जो बनाना चाहते थे, वो छवि इनकी धूमिल हुई जी। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में फंस गई। ममता बनर्जी ऐसे फंसी हैं अपने स्टेट के अंदर कि अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में अपना एक्सपेंशन करना चाह रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सपेंशन की कोशिश उनकी है, वो भी मेघालय में टाटा फिश होता नजर आया। उनकी ही पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, जो पहले कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में गए थे। त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसे उलझा दिया गया है कि अब दूसरे स्टेट में इसकी गूंज केरल में सुनाई दे रही है कि एक तरफ आप हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हो, यानी कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। त्रिपुरा में जाते ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा एक साथ नजर आता है। तो ये वैचारिक समस्या हो गई है। वहां की बात केरल में दिखाई पड़ेगी कि आप वहां समर्थन कर रहे, यहां भी समर्थन करो, अलायंस कर लो। तो नेशनल स्तर पर तो ये दिखाई पड़ेगा, ये खबरें चलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का एजेंडा एक है। ये जो लाल सलाम की बात करते हैं, ये लाल सलाम भी कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं। तो जो एक्सपोज हुई है कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ दूसरी जो रीजनल पार्टियां, इसके कारण आपस में इनको नहीं बन रही है।
अब दूसरी छोटी पार्टियों को लग रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन करने का मतलब अपना ही बेड़ा गर्क करना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े स्टेट जहां पर हैं, जहां पर 40 से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, उन जगहों पर कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। तो ये पूरी के पूरी व्यवस्था को ऐसे मोड़ा है कि अब विपक्षी न एकता होगी और न ही 2024 में ये लोग चुनौती देने के काबिल रह पाएंगे। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसी भी तरह की विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा भी की, पर यात्रा के समापन में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। ममता बनर्जी, केजरीवाल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, तो केसीआर के लिए दिल्ली अभी दूर है। तो वहीं नीतीश कुमार को जब उनके नेता ही नकार चुके हैं, तो जनता क्या साथ देगी? कुल मिलाकर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर दे पाए, और यही वजह है कि विपक्षी एकता पूरी तरह से फेल हो गई है। आप अपनी राय इस पर जरूर कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।